अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा है। इज़राइल की जो सफाकी, जो उसकी जारहियत, बेचारे फ़लस्तीनी कितनी दहाइयों से भुगतते आ रहे हैं ये अजाब। और आज अल्लाह की शान कि अगर फ़लस्तीन के मुजाहिदीन क़ुव्वत ईमानी के ज़ोर पर उनको मुँह तोड़ जवाब देने की बात करें तो उसको वेस्टर्न मीडिया, हमारा जो हम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, बड़े बड़े जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, जो पाकिस्तान समेत जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको लेक्चर देते नज़र आते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस चीज़ का नाम है, हक़ आज़ादी राय दही किस चिड़िया का नाम है, जमहूरियत कितनी ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। आज खुदा की शान कि वो फ़लस्तीन का जो हक़ दिफा है, जो एक मोमिन पर फ़र्ज़ है कि अपनी जान का, अपने माल का दिफा किया जाए, कि अल्लाह की कीमती तरीन नेमतें हैं अता करदा, आज उसको जुल्म का नाम दे रहे हैं बड़े बड़े ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हुए आलमी मीडिया के इदारे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विज़न के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इसी सोच के साथ चलता आया, हमारी स्टेट पॉलिसी पहले दिन से बड़ी वाज़े रही कि हम इज़राइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फ़लस्तीन को उसके जायज़ हुकूक नहीं मिल जाते। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम आज भरपूर तरीके से न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर भी आवाज़ बुलंद करती नज़र आ रही है, मजम्मत कर रही है इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़, और अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ बिल्कुल शाना बशाना पाकिस्तानी अवाम खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पर मुझे एक पाकिस्तानी होने पर जो बहुत सी चीज़ों पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है, उनमें इस एक चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने मुश्किल में जो स्ट्रैंडेड मुसलमान बहन भाई हैं, हम स्पिरिट्स में अपनी दुआओं के ज़रिए और हर तरह से सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए उनके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बात करते हैं जी, ये तो आलमी सतह पर जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाज़ भी उसमें बहुत मानी रखती है, जो मैंने आपको भी नैरेटिव बताया, पाकिस्तानी अवाम का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है इस हवाले से। इसके साथ साथ जो कानूनी जंग चल रही है इस वक्त अदालतों में, जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हमें उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं, किस तरह से कौन सा कानूनी नुक्ता कौन से सियासतदान को गेम से आउट कर सकता है अगले इलेक्शन में, और किसको अगले इलेक्शन में वापस दाखिल होने का रास्ता मिल सकता है, नहीं मिल सकता, दरवाजे बंद हो चुके हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन दरवाज़ों के खुलने की, इस पे बात करेंगे जी। प्रोग्राम का आगाज़ ही हम ज़रा कानूनी नुक्तों से कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और माया नाज वकील जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब। गौहर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के कानूनी मामलात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई केसेस में। तो ये फरमाइए, प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर हम आपके मुखालिफिन के जो क्वार्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वकला, उनमें से भी एक बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनकी भी राय लेंगे। लेकिन पहले ज़रा आप हमें बताते चलें कि खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक साइफर केस के हवाले से कहा जा रहा है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है और सोमवार को फ़र्दे जुर्म आयद होने की जो बातें चल रही हैं, खान साहब और शाह साहब का आप क्या पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं, इस हवाले से हमें अप्राइज कीजिए। जी बैर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है अभी? जी प्लीज, जी प्लीज गो अहेड। आप मेरा सवाल सुन पाए? मैं सवाल दोहरा देती हूँ गौर साहब, प्रॉब्ली आपको आवाज पहले नहीं आई। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो फर्दे जुर्म आयद होने के हवाले से बात हो रही है, उसमें बताएं कि कितनी ये मामला कितना संजीदा है और इमरान खान साहब के लिए क्या इसकी रिपरकशंस हो सकती हैं, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? देखिए मलिया, जहां तक केस और इसकी नोयत का ताल्लुक है तो मैं तो ये कहूंगा कि केस की नोयत इमरान खान साहब का नाम निकाले तो कोई भी और बंदा होता, उसको ये कब की बेल भी मिल चुकी होती, बाहर भी आ चुके होते और शायद हाईकोर्ट ये केस कब की क्वाश कर चुकी होती। अगर आपके खिलाफ
सारा फेडरल गवर्नमेंट आपके मुखालिफ है और वो आपके खिलाफ केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और 180 FIR कर रहे हैं और आपको हर केस में मेक श्योर करते हैं कि आप पेश भी हो जाए और हर किस्म के केस में और हर किस्म के जुर्म में जहां कभी किसी के खिलाफ कोई FIR ना भी हुई हो उन जुर्म में आपके खिलाफ एक FIR रजिस्टर किया जाता है। तो आप खुद समझे कि ये किस प्लान का हिस्सा है। इसलिए ये एक और तरीके से केस लिया जा रहा है। ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप केस की लीगल नोयत की बात करें तो ये कोई जुर्म नहीं बनता कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आपके ऑफिस में एक साइफर की कॉपी आई थी और वो कोडेड वाला नहीं, तो उसकी कोडेड का डिकोडेड वर्जन आपके पास आया और वो कॉपी कहाँ है। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो तो कॉपी अगर रखते भी हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी कॉपी रखने को। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से कोई कॉपी गुम हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई जुर्म बनेगा, उसको लाया जाएगा? सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, यही मैं आपसे एग्जैक्टली पूछने वाली थी आगे कि अब ये बहुत बहस हो कि क्या वज़ीर आज़म साहब का ये दायरे इख्तियार था कि वो इसको डिस्कस करते कैबिनेट के साथ या नहीं। बिसाइड्स, क्या ये डीकोडेड वर्जन था या फिर ये कोई ऐसा सीक्रेट था, ऑफिशियल सीक्रेट था, जो कि कैबिनेट मेंबर्स के साथ खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिस्कस नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से आप आम आदमी जो लेमैन हमारा प्रोग्राम देख रहा है अपने घर बैठकर, जिसको कानून की अलिफ बे नहीं पता, उसको सादा तरीन अल्फाज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि खान साहब का एग्जैक्टली जुर्म क्या बताया जा रहा है इस केस में? देखें, जहां तक खान साहब के जुर्म का ताल्लुक है तो जुर्म तो उन्होंने किया ही नहीं है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर आप हैं तो आपके पास इख्तियारी, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपने ने फैसला करना है कि अगर बाहर से कोई साइफर आता है और इवन साइफर के फॉर्म में ना भी हो, वो ओरल भी हो, वो एक स्पीकर एक सफीर भी आपका कोई आपके पास मैसेज लेके आता है, तो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार है। आईन प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार देता है। उसके ओथ में ये लिखा है कि जो मेरे इल्म में लाया जाएगा वो मुल्क की सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू, वो मैं अपने पास रखूंगा ताबकते कि मैं ये समझता हूं कि उसको डिस्क्लोज करना लाजिम है, जरूरी है और स्टेट की मुफाद में। ये मैटर चला गया कैबिनेट में, कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई कर दिया, फिर ये चला गया सिक्योरिटी कमेटी में। सिक्योरिटी कमेटी ने उसको अच्छे तरीके से देख करके ये मिनट्स होल्ड कर दिए यूनानिमसली, जिसमें सारी एजेंसीज के सरबराहान भी मौजूद थे कि थ्रेट हुआ है और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, वो थ्रेटनिंग था, इसलिए डिमार्च कराया गया और उस पर प्रोटेस्ट किया गया। ऐसे सर्कमस्टांस में प्राइम मिनिस्टर की मैं समझता हूं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने अवाम के साथ शेयर कर ले कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ क्या कंस्पिरेसी थी और किस तरह से एक प्लान किया गया उसको डिसमेंटल करने के लिए। लेकिन बात ये नहीं है, FIR को उठा करके देखे कि इस वक्त किस चीज को जुर्म बनाया जा रहा है। ये जुर्म बनाया जा रहा है कि आपके पास कॉपी कहां पर है, आपने कॉपी रख ली है, कॉपी मिसप्लेस हो गई और इसका अनऑथराइज्ड इस्तेमाल हुआ। क्या अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कॉपी आती है वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है उसको रख लें, या उनके कैबिनेट डिवीजन की या जो ऑफिस है उनकी जिम्मेदारी है? और अगर वाकई एक कॉपी गुम हो जाती है तो क्या प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से किसी कॉपी का गुम होना कोई जुर्म बनता है? और वो ऐसा संगीन जुर्म बनता है कि आप उसके ट्रायल करे और वो भी ऑफिशियल सीक्रेट के करे और उसका ट्रायल फिर आप कोशिश करें कि वो ट्रायल जेल में। अच्छा, ये बात, ये एग्जैक्टली ये गौर साहब आप इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हो, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये कानून क्या कहता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की राखी करना, रखवाली करना, उनको इंश्योर करना कि दे आर इन द सेफ प्लेस एंड दे डोंट गेट मिसप्लेस्ड, whose responsibility is this exactly? देखिए, अगर वो इनिशियली आ जाता है फॉरेन ऑफिस में तो फॉरेन ऑफिस वालों की जिम्मेदारी है और फिर सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, और रूल ऑफ बिजनेस में कैटेगोरिकली लिखा है कि तावक्ती ये उनके पास है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर में आ जाते हैं तो वो कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो फाइल्स उनके पास हो, डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो। प्राइम मिनिस्टर अपने पर्सनल कैपेसिटी में किसी चीज को नहीं रखते, और नहीं प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉपी अपने पास रखी थी या रही थी। प्राइम मिनिस्टर के पास जो स्टाफ होता है और उनके जो सेक्रेटरी हैं, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी, वो फाइल में जाती है और फाइल साथ आता है। प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक पेज निकाल के कभी अपने पास नहीं रखता। इसकी 4 कापियां बनती है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और DGISI के पास इसकी कापियां जाती है। जो कोडेड वर्ड है
वो फॉरेन मिनिस्ट्री के पास ही रह जाती। अब ये कापियां चली जाती है, और इसकी तो एक कापी जा चुकी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी, एक कापी जा चुकी थी स्पीकर के पास भी। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ करना था, प्राइम मिनिस्टर ने कहां से जाया करना था, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है मलिया, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को निशाना बनाने के लिए, इसको पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए, इसको आइसोलेट करने के लिए, इससे पब्लिक सपोर्ट खत्म करने के लिए, इससे इलेक्शन हरवाने के लिए ये एक बहाना ढूंढा जा रहा है। गौर साहब, आपको लगता है इस सब के बावजूद भी जो इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है इमरान खान के साथ और उनके नैरेटिव के साथ, यानी नैरेटिव इन द सेंस के एंटी पीडीएम जो बयानिया है, ख़ास तौर पे 1.5 साल पिछली जो हुकूमत थी उसमें जिस तरह महंगाई मैनी फोल्ड बढ़ गई, आप ये भी नहीं कह सकते कि 2 गुना बढ़ी 3 गुना बढ़ी, वो तो हिसाब किताब से ही बालातर हो गया मामला, जितनी महंगाई बढ़ गई, लाकानूनियत जो हमने अपनी ज़िंदगियों में कभी नहीं देखी, हमारे बुजुर्गों ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये कुछ नहीं होते हुए देखा, ज़िया साहब के दौर में ये कुछ नहीं हुआ, जो कि पीडीएम हुकूमत में ये जमहूरियत के जो चैंपियन बनते थे, जिनके दौर में ये सब कुछ होता रहा, और हम इसको खुलकर क्रिटिसाइज भी करते रहे, जहां पे जो हुकूमत गलत हो हम बात करते हैं। इस सब के बावजूद भी आपको लगता है कि कानूनी तौर पे बाउंड करके इमरान खान को पीटीआई को हराया जा सकेगा? देखिए, इन्होंने तो बड़ी कोशिश कर ली और इनके प्लान जो है वो उल्टा हो रहा है। एक तरफ जिस तरफ ये लेके जा रहे थे और जो प्लान कर रहे थे, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। ये उससे इस तरह हुआ है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी देखो, और बाकी ये सिर्फ ये नहीं है कि इनके महंगाई इस वक्त क्या है, आप ओवरऑल इकोनॉमी के सर्कमस्टांसेस को देखे, बहुत अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली जो डॉलर नीचे आ गया, लेकिन ये डॉलर इस तरह नीचे नहीं आया। अगर डॉलर नीचे आना है तो आप रेमिटेंस देखे, रेमिटेंस मुल्क में कम हुए, एक्सपोर्ट कम हुई है, विच मीन्स कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के अच्छे बढ़ने के लिए। आप देखिए, पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं, और पाकिस्तान से अगर लोग बाहर जाकर के सेटल हो रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज वापस भेजें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां से जो लोग वापस जा रहे हैं वो अपने एसेट्स और कैपिटल को भी लेके जा रहे हैं। मैं आपको शौकत खानम हॉस्पिटल क्या बता रहा हूँ, 13% डॉक्टर छोड़ करके जा रहे हैं। अब इस पे कितना एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी का। इसलिए सबसे पहली फुर्सत में तो द अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये घबरा चुके हैं, ये पॉपुलैरिटी से घबरा चुके हैं, ये इस बात से घबरा चुके हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी, इसको ये कम्पीट नहीं कर सकते। अवाम का नजरिया चेंज हो चुका है इनकी तरफ, इसलिए पीटीआई इंशाल्लाह ताला जीतेगी, और इसकी जीत की घबराहट की वजह से ये आगे स्टेप नहीं ले सकती। अच्छा, अब गौर साहब, जहां पे आप लोगों से हमदर्दी महसूस होती है वो तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अब एक आप लोगों पे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है आपके मुखालिफिन की जानिब से, और इसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि हमारे साथ भी बड़ी बड़ी सख्तियां हमने झेली, लेकिन हम में से कोई भी इस तरह अपनी जमात को छोड़कर नहीं गया, जबकि आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक एक करके, और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद और भी लोग हैं जो शायद लाइंड अप हैं, जो मतलब कहेंगे कि ठीक है जी, हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, ये प्लान तो खान साहब की सुपरविजन में बना था, जो भी आपके सामने अब एक सर्टन लाइंस हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइंस हैं जो बोल के आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं कुछ मेंबरान। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने मुखालिफिन के इस ताने को, कैसे जवाब देंगे कि मैं समझता हूँ लोग टूट रहे हैं? आपकी बात को मैं जरूर, इस पे हम गौर करने वाली बात है। मैं समझता हूँ 9 मई तो सिर्फ एक बहाना था ताकि किसी तरीके से इनको निशाना बना के डिसमेंटल कर ले, लेकिन जो भी था, अभी जिन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स को डराया धमकाया जा रहा है, और जिस सर्कमस्टांसेस में उनको रखा जा रहा है और जिस स्केल पे ज्यादतियां की जा रही है उनके मासूम बच्चों के साथ और औरतों के साथ, और जो जेल में बंद है, ये तो इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट तो कभी भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने एक लीड से कुछ थे जेलों में, और नेब वाले लेके गए थे, तो नेब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शाहिदा खान अब्बासी साहब इकट्ठे होकर के लेके आए थे, और उनके साथ कभी भी इसी स्केल पे और इस किस्म की ज्यादतियां नहीं हुई जो पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रही है। मैं से लेके आज तक पीटीआई के कोई लीडरशिप जुमा नहीं पढ़ सके, वो अपने अजीज व अकारब के जनाजों में नहीं जा सके, वो लोगों के साथ नहीं मिल सके। खान साहब इस वक्त जेल में हैं,
मलिया, आप अंदाजा करें, खान साहब जब से जेल में हैं, आज तक खान साहब को अपनी बच्चों के साथ बात करने नहीं दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की कानूनियत है? ये कहाँ इतनी लाकानूनियत को कहीं भी नहीं होगी। और ये वो लाकानूनियत है जिसपे सबसे बड़ा टेस्ट होगा काजी फैज ईसा साहब का, कि वो इसको कैसे लेते हैं। उन्होंने हलफ उठाया, और जिस वक्त हलफ उठाया अपनी बीवी को अपने सामने खड़ा करके लिया, बहुत खुशाइन था। बड़ी वो उसकी बीवी के वसातत से हम रिक्वेस्ट करते कि जो हमारी बहनें बीवी जेलों में बंद है उनके बारे में भी कुछ करो, उनके लिए भी साथ खड़े हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने आपकी गुफ्तगू जानी, सुनी, उनका नजरिया जाना। हमने उनसे कुछ कानूनी क्वेरीज जो थी उनके सामने रखी। अब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा गाज़ा के इशू पे बात करेंगे, फ़लस्तीन की बात करेंगे, इजराइल की बात करेंगे कि क्या क्या मुजालिम ढाए जा रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, के मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो इस वक्त इजराइल साहब भी यही करते हमें नजर आ रहे हैं बेशतर आलमी मीडिया इदारों की मदद से। तो इस पे बात करते हैं। ज़रा इनका एक बहुत बड़ा जो झूठ पकड़ा गया है उस पर भी बात करेंगे कि कैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म करके उन्होंने उल्टा फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पे क्या गलत इल्ज़ाम लगाया और किस तरह से बीच चौराहे इनके झूठ का भांडा फूट गया। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इजराइल ने फ़लस्तीनियों को 24 घंटे के अंदर अंदर गाज़ा से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है। दिहाइयों से जो जुल्म जारी है, इजराइल की जानिब से जो जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है फ़लस्तीन पर, वो किसी ने क्या खूब कहा कि हम तो सारी ज़िंदगी यही समझते रहे कि फ़लस्तीनियों को कैद कर रखा है इजराइल ने अपने मुजालिम के ज़रिए, लेकिन आज पता चला कि फ़लस्तीन तमाम तर मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा आज़ाद मुल्क है, कि वो सबसे ज़्यादा हेड ऑन इजराइल के मुजालिम का मुकाबला भी कर रहा है और क़ुव्वत ईमानी से माशाल्लाह लड़ भी रहा है। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के मारूफ सियासी दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप चूँकि माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कई साल आपने सर्व किया, अपनी ज़िंदगी कई साल के अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन साल आपने सर्व किए, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों की जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में माशाल्लाह बड़ा कलीदी किरदार पाकिस्तान की फ़ौज का है, होता आया है पहले दिन से, उसमें आप भी शामिल हैं। ये बताइए कि आप इसको ग्राउंड पे किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, और इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीनियंस की यानी फ़लस्तीनियों की जो रेजिलियंस है, हाउ डू यू व्यू इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए जी, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इस फ़लस्तीनियों ने तो एक तारीख रकम कर दी है। जब तक मैं कहता हूँ कि ये दुनिया कायम है, कभी हम नहीं भूल सकते कि जिस तरह फ़लस्तीनियों ने अपना हम हमास तो कहते नहीं है, ठीक है, हमास उनका एक ग्रुप है, लेकिन ये तो इस वक्त जंग जो है वो फ़लस्तीन अवाम और उनके जो जितने जिहादी ग्रुप हैं, जितने उनकी आर्म फोर्सेस हैं, जो भी ऑन ग्राउंड लोग हैं, वो और इसराइल के खिलाफ। देखिए, एक बात है, इसराइल के आर्मी चीफ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब हमसे बड़ी कुताही हुई है, हम हैंडल नहीं कर सके हैं, वी वर टेकन बाय सरप्राइज और बाय द पैलेस्टीनियन। तो ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। बात ये है कि इस वक्त जो ब्लॉकेड एयर, लैंड और सी के हर तरफ से ब्लॉकेड चल रहा है, इनफोर्स है, पानी, खाना, राशन, सप्लाई, बिजली, गैस, ये तमाम चीजें जो है उन्होंने बंद की हुई हैं। तो ये तो एक मामला अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है बन गया है पूरी दुनिया के लिए। ना सिर्फ जो देखे ना, पिछले 6 दिनों में 6000 बॉम्ब इसराइलीज ने ड्रॉप किए हैं। पूरे अफगानिस्तान में एक साल में भी 6000 बॉम्ब नहीं थे, वो 5000 टन है उन बॉम्ब की जो वेटेज है, और फिर इंसेंट्री फास्फोरस बॉम्ब। लेकिन मैं कहता हूँ कमाल कर दिया फ़लस्तीनियों ने। इस दफा उन्होंने वो हथियार यूज किए जो पहले कभी हमने सुने भी नहीं थे कि उनके पास होंगे। वो ड्रोन उनके पास हैं, छोटे जहाजों की शक्ल में, वो उन्होंने इस्तेमाल किए। बाय द थाउजेंड मिसाइल्स उनके हैं,
बाय द थाउजेंड्स, वो उन्होंने अभी सर्वेलेंस के लिए बिल्कुल हमलों के बाद भी अभी उनके मिसाइल अटैक फलस्तीनियों के चल रहे हैं। और फिर उसके बाद लेटेस्ट आज जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, पहले भी 2 दिन पहले गालिबा उनके पास ग्राउंड टू एयर शोल्डर फायर वो जो मिसाइल्स हैं वो उनके पास गालिबन आ गए हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज तो वीडियो ये भी है, अब वो देखते हैं फिर कंफर्मेशन कि उन्होंने शायद एक F-16 भी मार कराया इजरायली एयरफोर्स का। अच्छा, तो आप देखें कि वो कितना भरपूर काउंटर अटैक भी कर रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। पूरी इजरायली आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं पैलेस्टीनियन फाइटर। और फिर इसमें अब लेबनान के जो जंगजू हैं हिजबुल्लाह, वो लोग और बाकी ममालिक से मैं समझता हूँ वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। तो अच्छा, ये एस्केलेशन जारी है, ये अच्छा फायर नहीं होने देंगे वेस्ट वाले। ये हिपोक्रेट मक्कार लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसराइल जो है फलस्तीनियों को बिल्कुल को निस्तो नाबूद कर दे, उनको नस्ल कशी हो जाए, गजा पे पूरा कब्जा हो जाए, लैंड इन्वेजन की तैयारी है। तो पूरा क्रेडिट देना है फलस्तीनियों को। उनको अभी तक ना कहीं से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड आई है। कह रहे हैं कि तुर्की और इजिप्ट मिलकर कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं अज़म के साथ। अच्छा, जिस तरह से पानी, खाना पीना, जिस तरह से बेसिक जो बुनियादी ज़रूरियात इंसान की पूरी होनी चाहिए, उसको कट ऑफ करने का भी जो इजराइल ने एक बहुत ही गलत हरकत की, बहुत ही इनह्यूमनली एक हरकत थी, ये इसको भी माशाल्लाह से हमारा आलमी मीडिया उसकी अक्सरियत जो है टका के डिफेंड कर रही है, विच इज़ वेरी शेमफुल। ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि अब ये जो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, ये तो मुझे इनसाइड जॉब लग रही है वैसे एक तरह से, कि ठीक है फ़लस्तीन ने माशाल्लाह बड़ा सही रिटेलिएट किया, उन्होंने दे हिट देम बैक, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई शरारत इजराइल की जानिब से इसमें कोई की गई है जिसके बाद ये रिएक्शन आया है, एंड नॉट द अदर वे अराउंड जिस तरह इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए जी, फॉस्फोरस बॉम्ब जो है उन्होंने ड्रॉप किए हैं, जो कि बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। बंदे तो बात की बात, उनके बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये भी बात है, खबरें आ रही कि उन्होंने कुछ खुद शायद उन्होंने भी माना है कि उन्होंने केमिकल बॉम्ब, इस किस्म की चीजें इस्तेमाल की हैं। दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन अफसोस की बात वही आ जाती है, अमेरिका हो जाए, बरतानिया हो जाए, फ्रांस हो जाए, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बल्कि वो तो अभी लेटेस्ट खबर किया, बरतानिया का बहरी जहाज जो है वॉरशिप, वो भी आ गई उनकी इसराइली की सपोर्ट में। अमेरिकन के 2 अपना नेवल वो जो पूरे है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल फ्लीट, वो भी आ गए। तो देखें, ये तो लग रहा है कि ये वेस्ट जो है वो इसराइल को पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहा है कि जनाब आप इनको खत्म कर दें इन लोगों को। और अफसोस कि अरब ममालिक जो बिल्कुल फलस्तीन के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहां पे चले, जॉर्डन में प्रोटेस्ट हुए, इराक में प्रोटेस्ट हुए हैं, ईरान जरा दूर है, ईरान में मिलियन मार्चेस आज पूरे हुए वहां। लेकिन उसके अलावा इजिप्ट में देख लें या और ऐसे ममालिक वहां पे, सीरिया जो है वो भरपूर मज़ाहमत करने के मूड में है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ज्यादा शर्म का मुकाम यह है कि आप देखें कि लंदन हो गया, चाहे उसके पेरिस हो गया, कि वहां पे फलस्तीन का फ्लैग उठाने पे वो उन्होंने उसको इलीगल कर दिया। और वहां के लोग जो हैं, पुलिस और जो एजेंसीज हैं, वो लोगों को मार रही वहां पे जो इन सपोर्ट। अच्छा, ये पेड बाकायदा पेड कैंपेन्स चल रही हैं ब्रिगेडियर साहब, पेड एड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे समेत यूट्यूब में देख रही थी कि बाकायदा पेड प्रमोशन चल रही है इसकी, कि किसी तरह से एंटी पैलेस्टाइन एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके और इजराइल को मासूम बनाया जा सके। सो हाउ कैन द वर्ल्ड बी दैट गूफ कि जो इनको जुल्म करने वालों को समझे कि ये मजलूम है? याद रखें, when it comes to the West, वो बिल्कुल जब और मुसलमानों पे अगर जुल्म हो रहा हो, वो दिल में खुश होते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कितने सालों से इंडियंस की बर्बरियत और मजालिम हो रहे हैं। आज तक आपने एक स्टेटमेंट सुनी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रेजोल्यूशन आई हो, या अमेरिका की तरफ से, फ्रांस से, बरतानिया, कि जनाब हम कंडेम करते हैं जो इंडियंस कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में? नहीं, इसलिए कि ये नस्ल कशी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों को खत्म करना, ये उनका एजेंडा है।
दिस इज द लार्जर एजेंडा। और लेकिन अफसोस अभी क्योंकि वो लोग दे मोर पावरफुल देन द मुस्लिम कंट्री, तो वो अभी जो माइट है और उनकी एरोगेंस पे वो आगे चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बिलीव मी, जिस तरह हम 5 फरवरी हर साल या 5 अगस्त हर साल मनाते हैं कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी, पाकिस्तानी कौम बाहर निकलती है। मैं समझता हूँ कि आज मुझे थोड़ी अपना मायूसी हुई है कि देखें ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल मामले का मसला नहीं है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को निकलना चाहिए था इजहार यकजहती के लिए, फलस्तीनी भाइयों के लिए। ये नहीं है कि तो जिस वक्त आपकी लोकल इंतजामिया ही, ब्रिगेडियर साहब देखे ना, जब आपकी पुलिस, आपकी लोकल इंतजामिया ही अपने शहरियों को स्नब करे और कहे कि खबरदार निकले, चलो यहाँ से निकल जाओ, ये तो हमारी इंतजामिया के समझने की बात है ना कि ये जो अभी नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। अभी मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तमाम जो मुसलमान कैपिटल्स हैं ममालिक, ईरान, इराक, जॉर्डन वगैरह, इवन यमन में, वो उनके मुजाहरे दिखा रहे जो आज हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसमें जिक्र की नहीं है। क्यों नहीं जिक्र है जी? हमारे लोग जो हैं पता नहीं क्यों टोलियों में निकले आज पूरे पाकिस्तान में। नहीं, एक होकर निकलना चाहिए था। कम से कम इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर और कोयटा, हमारे जो मेन प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं और फेडरल कैपिटल, जहां पे तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को बाहर निकलना चाहिए था। ठीक है, थोड़े बहुत हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर उस लिहाज से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है। बेशक ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, बेशक ये एक पोलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट आफ्टर ऑल वो पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में है। उनको चाहिए कि जनाब एक दिन आने वाले दिनों में ऐलान करें कि जी ये फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। और वैसे तो आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेशावर में कहा है कि जनाब जो लोगों ने सवाल किए कि ओआईसी के आप क्या कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये जो बातें आप कह रहे हैं ये हम इस पे काम हो रहा है, लेकिन अब ये काम नजर आना चाहिए। देखें, अगर हम अफगानिस्तान को भेज सकते हैं वो इमदाद पिछले 3 दिनों में, जो कि अभी मैं कहीं देख रहा था कि शायद उन्होंने भी वो रिफ्यूज कर दिया, आई कैन नॉट कंफर्म दैट कि हम नहीं लेते। आज तो पता है वैसे भी हालात में तो कशीदा अफगानिस्तान के साथ, लेकिन जैसे ही ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलता है, अल्लाह करे कोई बीच में चंद घंटों की सीजफायर हो, टर्की और इजिप्ट अगर एड भेज सकता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, हुकूमत को तैयार कर लेना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम फलस्तीन को भेजें, वाया टर्की या वाया इजिप्ट, जो भी कॉरिडोर बनता है। अच्छा, ओआईसी समिट कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए हमें। ब्रिगेडियर साहब, ओआईसी, मैं यही आपसे ये अगला पूछने वाली थी कि मुसलमान ममालिक जो हैं, ये ठीक है कि मगरिब में जो नॉन मुस्लिम वो जो पावर्स हैं, जाहिर है कि वो मुसलमानों को कभी भी ताकत में आता हुआ नहीं देख सकती, वो मुसलमानों को इकट्ठा भी होते हुए नहीं देख सकती। हमें नहीं याद कि बचपन में हमने कभी ये सुन्नी शिया इस तरह की बातें सुनी हो। ये जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमने ये इस आग को फैलते हुए देखा। अदरवाइज बचपन में तो कभी हमें कम अज़ कम घरों में किसी ने ये बातें नहीं बताई थी कि जी आप ये हैं तो कोई ये है। सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह रसूल के मानने वाले। लेकिन अब ये बताइए कि मुसलमान ममालिक क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता बारी बारी सबकी बारी आए? अब एक पे जुल्म हो रहा है तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते? ओआईसी किस मर्ज की दवा है? देखिए जी, यार नॉर्मल ओआईसी का इजलास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1976 में 1974 में मेरे ख्याल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल मुझे याद है, लाहौर में एक तारीखी ओआईसी समिट हुआ था। किंग फैसल आए थे, अपना ये यासिर अराफात साहब, कदाफी साहब, सारे टॉप लीडर मुसलमान उम्मा के जो देवर ऑल देयर, और एक तारीखी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी समिट पर। मैं समझता हूँ उस तरह की एक होनी चाहिए, क्योंकि उस तरह की थी ना ब्रिगेडियर साहब, खान साहब ने की थी उस तरह की, भुट्टो साहब ने की थी, फिर खान साहब ने की थी, तो आप देख लें। नहीं, जो पीटीआई के दौर में जो 1-2 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की थी। मेरा नहीं ख्याल है वो समिट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस थी जो 1974 में जो हमने मॉडल जो है वो क्रिएट किया था। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक वो दौर भी हमने देखा है, वी आर विटनेस टू दैट दौर। अब हालात बदल गए हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल गई है, तमाम ममालिक इतने मफादात हैं। 1973 में बेशक वो अरब इसराइली वॉर थी, यानी कि अरब ममालिक
और इसराइली की बाकायदा ओपन वॉर थी, खासकर लेड बाय इजिप्ट उसमें और सीरिया। और आपको याद है पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे तो पायलट गए थे जिन्होंने अपना सीरिया के जहाज उड़ाए, और वो रशियन एयरक्राफ्ट थे जो उनके पास थे, और हमने इसराइली जहाजों को मार गिराया। वहां पे हमारे पायलट्स को तो मिलिट्री डेकोरेशन जो है तमगे में मिले हुए हैं बाय दोज अरब स्टेट। लेकिन चले, अभी वो अरब स्टेट वाली वो जंग नहीं है, अब फलस्तीनियों की जंग है। और लेकिन जब हम फलस्तीनी कहते हैं तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये मुसलमानों और इसराइल के दरमियान जो है, बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि हम जरा लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आए, मैं आखिरी सवाल इस टॉपिक के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस सारी जंग का मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो बहुत अभी इसको हौलनाक सूरत हाल देख रहा हूं। अभी तक कोई आसार नहीं है कि कोई सीज फायर होगा। उन्होंने कह दिया जी पूरा जो गजा है इसको वेकेट करें, 1.1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को विद इन 24 आवर्स। तो वो तो लगता भी तो बड़ा नस्लकशी, बड़ा कत्लेआम वहां पे होगा। और मुझे तो लग रहा है कि ईरान ने वार्न कर दिया कि जनाब अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे, ये कत्लेआम ही रोकेंगे तो फिर और महाज खुलेंगे। इसका मतलब है कि डर है कि ये मिडिल ईस्ट में एस्केलेट कर जाए। ये इजिप्ट, जॉर्डन और ये ममालिक जो ऑलराउंड हैं, अगर वो भी ड्रैगन हो जाते, देखे ना क्या हम वीडियो देख रहे हैं कि जॉर्डन में लोग जो हैं वो जॉर्डन और इसराइल के जो बॉर्डर है, बड़ी तादाद में लोग उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। आम शहरी जो हैं, लेबनान की जो है अपना वॉल जो है, बाउंड्री वॉल बिटवीन लेबनान एंड इसराइल, वो लोग जो है फिजिकली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उसको। ये वीडियोस हम देख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि वहां के लोग बहुत चार्ज हैं। भाई यमन के जो हुती रेबल्स जो हैं, जिनको वो ट्राइब्स में, वो कहते हैं कि हम जाके लड़ेंगे वहां पे। तो ये मामला गंभीर होता जा रहा है, और इसका हल यही है कि यूनाइटेड नेशन और ये बाकी अरब ममालिक वो प्लान करें कि कम से कम सीज फायर हो जाए, ये रुक जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इसराइली को सीज फायर के मूड में है। वो ये चाहते हैं कि जितना पैलेस्टीन को मार सकते हैं मारे फॉर ऑल टाइम टू कम। लेकिन आप देखें पैलेस्टीन स्टिल फाइटिंग बैक, और रेजिस्टेंस बढ़ के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी काउंटर अटैक उनके बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जो अच्छा नजर आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, अब आखिर में जरा आपसे क्विकली एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं जी लोकल पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मियां साहब आ भी रहे हैं और 21 अक्टूबर की जो बातें चल रही थी, आज लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम जो ऑब्जर्वेशन सामने आई कि अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं है तो फिर किसी और जमात को भी नहीं मिलेगी। ये आपको क्या लगता है, कोई और जमात आपको लग रही है इस वक्त इस पोजीशन में कि कोई तगड़े जलसे कर सके? और दूसरा, मियां साहब का आप क्या पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि अब तो रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं क्योंकि माजी के फैसलों पर इसका इतलाक नहीं होगा? देखें जी, पहले बात है, चलो अगर मियां साहब वापस आ रहे हैं तो ठीक है, 4 साल के बाद इज कमिंग बैक टू हिज कंट्री, कम से कम कोई सियासत में मूवमेंट होगी, कोई हिलजुल होगा, कोई इलेक्शन की बातचीत होगी तो ठीक है चले। लेकिन जिसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, हाई कोर्ट ने आपकी बात सही, आज मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी फिर अगर उनको नहीं मिलेगा फिर बाकी पार्टी पीटीआई वगैरह ये वो। तो देखिए बेहतर ये है कि पैरामीटर में रखे, आइन और कानून शिकनी किए बगैर मेरा ख्याल है तमाम पार्टीज को बिल्कुल इस पे एग्री होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह तमाम एजेंसीज, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कि बिल्कुल जनाब डिसिप्लिन के साथ और सही सियासी सेंस के साथ जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और किसी किस्म का कानून जो है वो तोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक, उनके तो अपने वोकला मैं देख रहा हूँ 2 दिन से वो थोड़ा सा मायूस लगते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन एक्ट के तहत उनका मामला क्लियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, उनके लीगल चैलेंजेस बहुत हैं, और इतना जिसको कहते हैं मे नॉट बी अ केक वॉक और एन इजी वॉक थ्रू। जाहिर बात है उनको लॉ जो है वो तो कानून तो फेस करना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि इस वक्त हमें ज्यादा टाइम, ज्यादा ये खुशियां मनाना, ये चीजें नहीं करना चाहिए। हमारे फलस्तीनी भाई बेचारे मरे 500 बच्चे जो हैं वो इससे ज्यादा शहीद हुए हैं।
हमें यहाँ पे इस वक्त ये इन चीजों को जरा बिल्कुल टोन डाउन करना चाहिए क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो बड़ी सख्त तकलीफ में है। तो बाकी ये जल्द से जुलूस तो ये चीजें तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल चले, सियासत चलती है, अच्छी बात है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले और गुड फॉर डेमोक्रेसी, गुड फॉर पॉलिटिक्स। आखिर में ब्रिगेडियर साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में सोमवार के रोज फर्द जुर्म उन पर आयद होने की एक शुनीद है। लेट्स सी क्या होता है, क्या फैसला आता है और उसका क्या आगे सूरत हाल होती है। अगर इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होते, यानी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाते और वो कानूनी पेचीदगियों का शिकार होकर जेल में ही होते हैं, तो आप पाकिस्तान का फिर जो वोटर टर्न आउट है उसको किस तरह से आप देखते हैं इम्पैक्ट होता हुआ? देखिए, पहली बात तो ये मैं ये जुमला कहूंगा कि लेट द लॉ टेक इट्स नेचुरल कोर्स। देखें, बड़ा उनकी तरफ से भी, रियासत स्टेट की तरफ से भी वकील हैं, इनकी तरफ से भी बड़े टॉप पाकिस्तानी लॉयर हैं, तो ठीक है, ये कानून अपना रास्ता ले और एक फेयर ट्रायल हो वगैरह जिस तरह होना चाहिए। लेकिन मैं साथ एक बात कहना चाहता हूं, आज अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज अखबार के फ्रंट पेज पे उन्होंने कहा है कि -1 तो हमें नजर आ रहा है, तो अब -2 भी हमें नजर आ रहा है। -2 वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूं कि -1 हो, -2 हो, नहीं, लेकिन या तो -0 करें और एवरीबडी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, फिर तो इमरान खान जीत जाएंगे ना ब्रिगेडियर साहब, फिर तो खान साहब जीत जाएंगे। मेरी बात सुने, देखें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये पाकिस्तान अभी इलेक्शन अभी भी 3 महीने दूर हैं। पॉलिटिकल आप देखें उनके पीएम के जलसे जो है वो मैं देख रहा हूं कि वो थोड़ा सा उसकी प्रेजेंस और उसमें जोश आ रहा है। पता लग जाएगा 21 अक्टूबर को कितना वेल अटेंडेड होता है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये जुमला गौर से सुने भाई, अगर -1 करना है, -2 करना है, फिर आप -all करें, आप -all करें, ताकि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में वाकई फिर एक ऐसी क़यादत आए जो भी कानून फेस कर रहे हैं इस वक्त, नैब के केसेस खुल गए हैं, ठीक है ना जी, वो जब तक लोग क्लियर नहीं होंगे नैब के केसेस से, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर पॉलिटिक्स। और एक नहीं, अच्छा, -all से आपकी क्या मुराद है ब्रिगेडियर साहब? आप क्या सजेस्ट करें कि मतलब माइनस इमरान खान अगर होते हैं तो माइनस नवाज शरीफ, तो माइनस जरदारी भी और माइनस फजलुर रहमान साहब भी? देखिए जी, मैं कह रहा हूँ -all, मेरा फॉर्मूला, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। वो लोग जो इस वक्त खौफनाक मुकदमे फेस कर रहे हैं नैब में, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, मेगा स्कैम, ये वो, भाई ये नहीं होना चाहिए कि आप तो भी मुल्जिम हैं तो जनाब आप इलेक्शन हिस्सा ले सकते हैं। एनीबडी, इवन इफ ही इज अ मुस्लिम, इफ ही इज फेसिंग अ ट्रायल, उसको इलेक्शन में इजाजत नहीं होनी चाहिए। यही डॉक्टर कादरी साहब कहा करते थे 10 साल पहले, आर्टिकल 62, 63 कि आप अपने आप को क्लियर कराएं। जब आप क्लियर होंगे, वेलकम, एक दफा क्या 10 दफा आप इलेक्शन लड़े, लेकिन गिव न्यू पीपल अ चांस। तो या -0 करें या -all करें, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने ब्रिगेडियर साहब का बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ जाना कि या तो -all करें या फिर -0 करें, सबको एक सा मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैदान भी हाजिर है और सबके घोड़े भी हाजिर हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त है नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आके हम प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे जी प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ते हुए कुछ बहुत ही अहम कानूनी नुक्तों पर। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर आमिर साहब। बैरिस्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला था उसको जो चैलेंज कर दिया गया है, नैब तरमीम के खिलाफ आए फैसले को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो अपील दायर की गई है, क्या इसका कुछ बनने का इम्कान आपको नजर आता है? और अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसका आम आदमी की जिंदगी पर, अकाउंटेबिलिटी ताकतवर लोगों की होने के हवाले से क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत शुक्रिया जी। लेकिन से आम आदमी की जिंदगी तक तो नहीं, मखसूस केसेस हैं जिन्हें दोबारा रीओपन किया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनती है और अगर फैसला इस पे करती है कि जिस तरह उन्होंने पहले प्रोसीजर किया है कि पार्लियामेंट का ये प्राइमरी फंक्शन है कि वो लेजिस्लेट करती है, कानून बनाती है, और सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, तो ये मानना है अगर इसे इसमें भी ये मान लेती है, फिर जो कानून बनाया था नैब में, जो अमेंडमेंट्स लेके आई थी प्रीवियस गवर्नमेंट और असेंबली, तो मेरे ख्याल से वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे अभी इस पे कोई होंगे। ये अपील का मामला है, ये कब इसे सुना जाता है, सही, और कितनी प्रायोरिटी दी जाती है, ये भी मामला मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लेगा। बिल्कुल से। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला आ गया है कि मियां साहब जो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने का प्लान बना रहे थे, वो अब हमें चौपट होता नजर आ रहा है, क्योंकि माजी पे इतलाक नहीं होगा ना, वो जो आपने सारी डेवलपमेंट इस हफ्ते देखी। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? मियां साहब का जहाज तो पहुंच रहे 21 अक्टूबर को, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, हम मियां साहब को वेलकम करते हैं। हम बड़ी देर से मुतालबा कर रहे थे मियां साहब को अपने मुल्क में होना चाहिए, लेकिन PMLN की तरफ से और उनके फैमिली सोर्सेज की तरफ से ये बात आती थी कि मियां साहब बीमार हैं और उन्हें शदीद इलाज की जरूरत है, वो उधर ही रुकेंगे। अगर आज वो आ रहे हैं तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जहां तक इस कानून में है कि उनकी रिव्यू पिटीशन की बात है, वो तो मियां साहब अपना राइट एग्जॉस्ट कर चुके थे, तो लेकिन एक कानून बनाया तो है PMLN की गवर्नमेंट ने पिछली असेंबली में कि सजा का तयन किया 5 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं रखी है इसमें, सही, लाइफ फॉर लाइफ, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसे खत्म किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि मियां साहब को जो कन्विक्शन है उस पर अभी अपील होगी, क्या फैसला होता है। अभी तक तो मियां साहब मुजरिम है और कोई भी मुजरिम जिसे सजा हो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो इसलिए अभी तो मियां साहब का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मियां साहब के साथ किया गया, जिसकी कि आइन तो इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि हर दफा कि कोई ना कोई सियासी जमात आंखों का तारा बन जाती है या लाडली हो जाती है, जिसकी वजह से उसे गोद ले लिया जाता है और दोबारा दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस को फिर उनके किया जाता है, शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को अब समझ लेना चाहिए कि अब किसी हमीद गुल की गोद में नहीं बैठना, किसी शुजा पाशा की गोद में नहीं बैठना, किसी फैज हमीद की गोद में नहीं बैठना। आपको सियासत करनी है, पॉलिसीज देनी है, अपना नजरिया बयान करना है, अपनी जद्दोजहद करनी है, आवाम के सामने अपना बात रखनी है, और आवाम अगर आपको हकियत दें तो फिर आपने हुकूमत बनानी है। लेकिन हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब इन पे बुरा वक्त आता है तब ये आइन की, कानून की, जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन जब इन्हें थोड़ा सा भी इशारा होता है तो ये फिर भागते हुए चले जाते हैं। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत। बिल्कुल सही, बहुत आपने दुरुस्त बजा फरमाया। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि अब अगर, जैसे आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि मियां साहब का इस वक्त जो स्टेटस है कानून की नज़र में, कानून की अदालत में, वो तो एक मुजरिम का है, एंड दैट टू एन एब्सकॉन्डर। अब एक एब्सकॉन्डर है अगर एक शख्स और वो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो उसकी फिर क्या कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, उनको मैक्सिमम रिलीफ क्या मिल सकता है एज सून एज ही लैंड्स? मेरे ख्याल से ये तो रिलीफ नहीं मिल सकता। देखिए, ये बड़ा स्पेशल केस है मियां नवाज शरीफ का। अच्छा, मियां नवाज शरीफ वो वाहिद खुशनसीब हैं जिन्हें मुजरिम होने के बाद बाहर के मुल्क जाने की और इलाज करवाने की इजाजत मिली है, कभी किसी को नहीं। दूसरा, मियां साहब अब आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा हमारा नजीर तो पहले लीगली नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कानून को देखें तो कोई भी और शख्स होता तो वो गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि मियां साहब एक वादा करके गए थे एक मुकर्ररा मुद्दत तक, उसके बाद वो नहीं आए, और अब वो जब भी आएंगे वो गिरफ्तार होंगे, दोबारा अपनी कैद जो उनकी है
बाकी की वो काटने के लिए जेल में जाएंगे। अब ये होता तो नहीं है कि अगर कोई मुजरिमों से इजाजत मिले कि वो जुलूस की क़यादत करे या जलसे से एड्रेस करे और पाकिस्तान के अंदर कोई अपना सियासी बयानिया पेश करे, ये किसी को इजाजत होती नहीं। देखिए पाकिस्तान की अदालतें क्या करती है, आपका निगरान हुकूमत क्या करती है, जिसमें पहले से बहुत से इल्जामात हैं। अदालतें तो हमेशा से मियां साहब को रिलीफ देती रही हैं, और निगरान हुकूमत पे तो ये राजा रियाज वाला जो एपिसोड है जिसमें अपोजिशन लीडर ही पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गया, तो जिसको पता चला वो सारा निजाम जो है वो एक्सपोज हो गया जो इन्होंने मिलकर निगरान हुकूमत बनाई थी। तो अगर तो निगरान हुकूमत PMLN की एक्सटेंशन है या इनका बगल बच्चा है तो फिर तो शायद उन्हें रिलीफ मिले। लेकिन अगर निगरान हुकूमत आइन और कानून के ऊपर अमल करेगी और अदालतें भी किसी को भेजा रिलीफ नहीं देंगी, जैसे दूसरों के साथ ट्रीटमेंट होता है, आम आदमी के साथ होता है, हम अपने वाला ट्रीटमेंट नहीं मांगते। पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा जुल्म हुआ है, हमें तो फांसी दी जाती है, हमें तो 9-9 साल हमारी जमानत नहीं ली जाती है, हमें तो सुबह शाम अदालतों में घुमाया जाता है। लेकिन अगर आम आदमी वाला भी क्राइटेरिया रखा गया मियां साहब पे, तो मैं नहीं समझता ना उन्हें अदालत से रिलीफ मिलेगा और ना गवर्नमेंट उन्हें इजाजत देगी कि वो एयरपोर्ट से जाके किसी जलसे तक पहुंच सके, बल्कि उन्हें सीधा जेल में जाना पड़ेगा और अपनी बाकी जो कैद की मुद्दत है वो पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत बहुत अनहोनियां होती रहती। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब यहाँ पे एक ले मैन के जहन में जो सवाल आता है इस सारी डेवलपमेंट को देखते हुए, आप बतौर माहिर कानून हमें किस तरह समझाएंगे कि मियाँ साहब ये जो 4 साल का अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, क्या ये उनकी सजा में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा और विल ही हैव टू फुलफिल द एंटायर टेन्योर ऑफ हिज पनिशमेंट सेंटेंस? सेंटेंस उधर ही है जिस दिन वो गए हैं, जितने दिन पूरे करके गए हैं वो दिन तो हैं। अब ये मियां साहब ने जो लंदन में दिन गुजारे हैं, अब ये कैसे हो सकता है जब मियां साहब वहां पे सियासत खेलने, मियां साहब वहां पे कॉफी शॉप पे बैठे हो और उनका वो कैद में कट रहा हो? ये नहीं होता। उन्हें दोबारा उधर से अपनी मुद्दत को पूरा करने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। ये कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है। ये तो मियां साहब को मैंने कहा कि ये मियां साहब वो खुश नसीब हैं जिन्हें ये रिलीफ मिला है कि वो दौरान कैद बाहर जा सके, अपना इलाज करवाया है, और फिर जो एक कमिटमेंट करके गए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा वो भी नहीं किया। अब देखें ना कितनी हैरानगी की बात है कि मियां साहब इलाज के लिए गए थे, आखिर तक हमें PMLN के दोस्त और पार्टी कहती रही कि मियां साहब बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, उनका आना बड़ा मुश्किल है। पहले मरीज हैं जिनके सर के ऊपर हर वक्त एक डॉक्टर अदनान की सूरत में खड़ा रहता है 24 घंटे, वो अपना घर बार छोड़ के मियां साहब के साथ है। अब एकदम से बताया जा रहा है कि मियां साहब बीमारी से ठीक हो गए हैं और अब मियां साहब बीमार मईशत को ठीक करेंगे, बीमार समाज को ठीक करेंगे, बीमार मुल्क को ठीक करेंगे। तो ये ज्यादती है। मियां साहब अगर बीमार हैं तो डॉक्टर नवाज शरीफ, डॉक्टर मियां नवाज शरीफ जी उन्हें आराम करने दें। मैं नहीं समझता कि ये तरीकाकार दुरुस्त है कि अब मियां साहब के ऊपर ये टाइटल लगाया जाए कि उम्मीदें पाकिस्तान। ये तो है नहीं। लोग तो कह रहे हैं हमको उन पे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात है बैरिस्टर साहब, आपने तो आखिर में जो शायराना टच दे दिए, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हैं। बैरिस्टर आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।